आज हम पढ़ेंगे रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर क्या होता है? मेनली ये चिल्ड्रंस में होने वाली डिजीज़ है। चिल्ड्रंस में 5 से 15 ईयर्स में, 5 से 15 ईयर्स में। इसमें होता क्या है? हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? बेसिकली ग्रुप ए बीटा हीमोगाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप ए बीटा हीमोगाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। अब अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस समझें तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है इसमें एक एम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एम प्रोटीन, इस एम प्रोटीन का स्ट्रक्चर एकदम वैसा ही होता है जैसे अपनी बॉडी में हार्ट के ग्लाइकोप्रोटीन्स का होता है, सीएनएस के प्रोटीन्स का होता है और ज्वाइंट्स के प्रोटीन्स का होता है। अब जब ये ग्रुप ए बीटा हीमोगाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ने हमको इन्फेक्ट किया तो ये जो एम प्रोटीन है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। लेकिन ये एम प्रोटीन मिमिक करता है हार्ट, सीएनएस और ज्वाइंट के ग्लाइकोप्रोटीन से, तो ये इनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन जाती है। मतलब हार्ट के ग्लाइकोप्रोटीन, सीएनएस के और ज्वाइंट के ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस डिजीज में। मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज है। इम्यून मीडिएटेड। अब ये एम प्रोटीन है, ये मिमिक करता है इनके जैसा, इनके ग्लाइकोप्रोटीन के जैसा, इसलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री, या इस डिजीज को कहते हैं क्रॉस एंटीजेनिसिटी। क्रॉस एंटीजेनिसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीजेंस है वो सेम है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी बन गई, जिसकी वजह से अपने बॉडी के सेल्स भी इफेक्ट होते हैं। इसमें इसको मॉलिक्यूलर मिमिक्री या क्रॉस एंटीजेनिसिटी भी बोलते हैं। ये एक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसकी डायग्नोसिस। तो सबसे पहले इसकी डायग्नोसिस में हमें पढ़ना है रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया, या उसके पहले आप देखेंगे कि हिस्ट्री आपको किसकी मिलेगी? सोर थ्रोट की हिस्ट्री होगी बंदे में, क्योंकि ग्रुप ए बीटा हीमोगाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्वॉल्व है इसमें, तो हिस्ट्री आपको किसकी मिलेगी? सोर थ्रोट की। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? आप डायग्नोसिस के में देखेंगे जोन्स क्राइटेरिया, रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया। अब इस रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया में क्या है? या तो उस बंदे में 2 मेजर क्राइटेरिया दिखे आपको, या एक मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया दिखे। 2 माइनर क्राइटेरिया, एक मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया दिखे। अब आप पूछेंगे मेजर और माइनर क्राइटेरिया हैं क्या? तो देखिए, माइनर क्राइटेरिया में क्या होता है? फीवर, पेन इन जॉइंट्स यानी आर्थरालजिया, पेन इन जॉइंट्स। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है इसमें इंक्रीज इन ईएसआर, इंक्रीज इन सी पेप्टाइड, और आपका इंक्रीज इन PR इंटरवल ऑन ECG। PR इंटरवल ऑन ECG, ये 5 जो चीजें हैं ये आपके कंस्टिट्यूट करती है माइनर क्राइटेरिया। कौन कौन सी? फीवर, पेन इन जॉइंट्स, इंक्रीज ईएसआर, इंक्रीज सी पेप्टाइड और PR इंटरवल का इंक्रीज होना, ये माइनर क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे मेजर क्राइटेरिया क्या आता है। मेजर क्राइटेरिया को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जोन्स नाम से याद करना, JONES, ऐसे आप याद कर सकते हैं, जोन्स क्राइटेरिया। ठीक, इसके बाद क्राइटेरिया का C भी ऐड कर दीजिए इसमें। जोन्स यानी आर्थराइटिस, ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, आर्थराइटिस। और आप देखेंगे यहाँ पे आर्थराइटिस एक स्पेसिफिक टाइप का आर्थराइटिस होता है, यानी अपर से नीचे के जॉइंट्स में, अपर टू लोअर। यानी सबसे पहले आपका रिस्ट इन्वॉल्व होगी, फिर रिस्ट, फिर नी, फिर एंकल। ऊपर से नीचे वाले जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। यानी ये कैसा है? ये होता है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। क्यों? माइग्रेटरी मतलब अपर से नीचे वाले जॉइंट्स पे मूव करता है, पॉली मतलब मैनी जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। अब N से आ जाइए। N से होते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। अब ये जो आपके नोड्यूल्स होते हैं ये पेनलेस होते हैं और मेनली एक्सटेंसर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इन पे खास बात क्या है? ये पेनलेस है और आपके एक्सटेंसर रीजन में प्रेजेंट है, एक्सटेंसर रीजन में। अब आ जाते हैं E पे। E क्या है? एरिथमा, एरिथमा मार्जिनेटम, एरिथमा मार्जिनेटम। यानी आपका इसमें क्या होगा? रैश हो जाएगी मार्जिन्स पे, मार्जिन्स पे रैश होती है, इसको कहते हैं एरिथमा मार्जिनेटम। अब S से होता है सिडैम्प्सकोरिया। सिडैम्प्सकोरिया, सिडैम्प्सकोरिया में क्या होता है? डांसिंग लाइक मूवमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका बेसिक गैंग्लिया है वो इफेक्ट होता है, सिडैम्प्सकोरिया। और C से है कार्डियम, यानी पेरिकार्डियम यानी कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू में ये यहाँ पे होता है पैनकार्डाइटिस। पैनकार्डाइटिस,
इसको पैनकार्डाइटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों लेयर इन्वॉल्व होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, यानी जो आपका कार्डियक टिश्यू है उसकी तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको कहते हैं पैनकार्डाइटिस। यानी जोन्स क्राइटेरिया में क्या क्या हो गया? आर्थराइटिस हो गया। ये कैसा आर्थराइटिस है? माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस है। इसके बाद सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स है जो पेनगस और एक्सटेंसर रीजन पे होते हैं। एरिथमा मार्जिनेटा में यानी मार्जिन्स पे आपका रेडनेस दिखेगी, मैकुलर रैश दिखेंगे। ऐसे शिडाम्स कोहिया यानी बेसन गैंग्लिया इन्वॉल्व अफेक्टेड होता है, डांसिंग लाइक मूवमेंट होते हैं। और सी से कार्डियक टिश्यू यानी पैनकार्डाइटिस, यानी तीनों लेयर्स ऑफ कार्डियम इन्वॉल्व होती है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। अब हम मेनली बात करेंगे पैनकार्डाइटिस की। ये तो डायग्नोसिस हो गया, अब हम बात करेंगे पैनकार्डाइटिस की। पैनकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस में क्या होता है? तीनों लेयर इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम, अब अगर पेरिकार्डियम इन्वॉल्व यानी पेरिकार्डाइटिस होगा। पेरिकार्डाइटिस में होता क्या है? पेरिकार्डियम की जो दो लेयर होती हैं, एक विसरल और एक पेराइटम, इनके बीच में फाइब्रिन डिपोजिशन हो जाता है। फाइब्रिन डिपोजिशन, इसको अगर दूसरे कलर से बनाओ तो फाइब्रिन डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक ब्रेड बटर अपीयरेंस दिखता है। ब्रेड बटर अपीयरेंस, यानी ऊपर नीचे ब्रेड है और बीच में बटन लगा रखा है, ब्रेड बटर अपीयरेंस दिखता है पेरिकार्डियम का। इसके साथ साथ ये फाइब्रिन डिपोजिशन होता है। इसमें जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन आता है, यानी कि दोनों पेरिकार्डियम जो आपस में रब होते हैं तब फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से आप एक साउंड सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप पे इसको कहते हैं पेरिकार्डियम रब। पेरिकार्डियम रब आप सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप पे एक साउंड, ये डिफाइन करता है पेरिकार्डाइटिस को। तो ये बात हो गई आपकी पेरिकार्डियम की। अब हम बात करेंगे मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइप के सेल होते हैं जिसको कहते हैं एशॉफ सेल। एशॉफ सेल्स, एशॉफ सेल्स आपके मेनली प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल के अराउंड, और ये किसी भी ब्लड वेसल के अराउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली पाए जाते हैं मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम में अब ये एशॉफ सेल है क्या? या तो ये प्लाज्मा सेल्स हो सकते हैं, या ये टी सेल्स हो सकते हैं, या ये मैक्रोफाजेस हो सकते हैं। अब अगर ये मैक्रोफाजेस होंगे तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक रिबन शेप का न्यूक्लियस होता है, रिबन शेप न्यूक्लियस। इस रिबन शेप न्यूक्लियस की वजह से इन सेल्स को हम लोग कैटरपिलर सेल्स भी कहते हैं। कैटरपिलर सेल्स मतलब ये जो एशॉफ सेल्स है ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेनली मायोकार्डियम में। ये प्लाज्मा सेल्स भी हो सकते हैं, टी सेल्स भी हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं। इन मैक्रोफेजेस का जो न्यूक्लियस होता है वो रिबन शेप का होता है, जिसकी वजह से इन सेल्स को हम कैटरपिलर सेल्स भी कहते हैं। ओके, इसके बाद अब हम बात करेंगे, अब हाँ ये मायोकार्डियम है तो मायोकार्डियम लीड्स टू मायोकार्डाइटिस। अगर ये इन्फ्लेमेशन होगा तो मायोकार्डाइटिस होगी, और मायोकार्डाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। अगर डेथ हो रही है तो डेथ होगी मायोकार्डाइटिस की वजह से। रोमैटिक फीवर में अगर डेथ हुई है तो मायोकार्डाइटिस की वजह से होगी। ये हमने बात करेंगे मायोकार्डियम की। अब हम बात करेंगे एंडोकार्डियम की। एंडोकार्डियम, अब आपको पता है एंडोकार्डियम में मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं वैम्स, और वैम्स के इन्वॉल्व होने का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो माइट्रियम, उसके बाद आपका होता है ट्राइकस्पिड, फिर आपका होता है पल्मोनरी माइट्रियम, उसके बाद होता है एओर्टिक, माइट्रियम एओर्टिक, फिर ट्राइकस्पिड, और उसके बाद फाइनली आपका इन्वॉल्व सबसे जो लीस्ट इन्वॉल्व होता है वो होता है पल्मोनरी। यानी जो सबसे ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व जो वैम्प है आपका वो है माइट्रियम वैम्प। अब रूमेटिक फीवर में दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर रूमेटिक फीवर एक्यूट है, अगर रूमेटिक फीवर एक्यूट है तो दिस विल नीड टू मिट्रियम रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है? ये वैम्प है ये अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से रीगर्जिटेशन हो रहा है, जो ब्लड आपका वो मूव कर रहा है वापस से लेफ्ट एट्रियम में, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी रीगर्जिटेशन की वजह से, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी, जिसको कहते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, इसका नाम है मैकनम प्लेग। मैकनम प्लेग। इस रीगर्जिटेशन की वजह से लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसको कहते हैं मैकनम प्लेग। ये कंडीशन है एक्यूट, लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन है, अगर क्रोनिक कंडीशन है तो ये जो मिट्रियम वैम्स हैं इनके अराउंड वेजिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये वैम्स आपके स्टिफ हो जाते हैं, ये रीगर्जिटेट भी नहीं कर पाते हैं और अच्छे से क्लोज भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज में माइट्रियम स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस यानी ये वैम्प प्रॉपरली बंद नहीं हो पाएंगे और कंटिन्यूसली खुले रहेंगे। माइट्रियम स्टेनोसिस हो जाता है एज इन केस ऑफ
क्रोनिक रोमैटिक फीवर। और एक्यूट रोमैटिक फीवर के केस में आपको क्या दिखा है? एक्यूट रोमैटिक फीवर के केस में आपको माइट्रियन रीवेजिटेशन दिखता है, जिसकी वजह से एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसको कहते हैं मैक्रनम प्लेग। अब हम थोड़ी बात करेंगे वेजिटेशन के बारे में। जो रोमैटिक फीवर में वेजिटेशन होता है, रोमैटिक फीवर में वेजिटेशन होता है, वो कैसा होता है? देखिए, ये एक स्टेराइन कंडीशन है। रोमैटिक फीवर खुद में अपने आप में एक स्टेराइन कंडीशन है, जिसकी वजह से ये स्टेराइन फॉर्म होगी तो मूव नहीं करेगी, फिक्स्ड होगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियम डिपोजिशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स का डिपोजिशन नहीं होगा। साथ साथ में ये प्रेजेंट होती है, जो वेजिटेशन आपकी प्रेजेंट है, ये अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर प्रेजेंट होती है। अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर, जहाँ पे बंद होता है उस लाइन के अलोंग प्रेजेंट होती है वेजिटेशन। और ये वेजिटेशन कैसी है? स्मॉल है, स्टेराइन है, फॉर्म है, फिक्स्ड है। मतलब क्या है? अगर ये फॉर्म है तो क्या इसका मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस नहीं है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस नहीं है।